हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ईश्वर दयाल। आप देख रहे हैं जीसीसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड अकाउंटेंसी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले मेरा पहला क्वेश्चन है, आय व्यय खाते लिखे जाते हैं डैश के लेन देन दर्ज करने के लिए। तो यहाँ पे यह देखना है कि आय व्यय खाते में क्या लिखे जाते हैं। तो केवल आयगत प्रकृति के लेन देन को ही लिखे जाते हैं। तो इसमें एक का पहला आंसर होगा ए। अब बात आती है प्रश्न दो की। विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त चंदा। जब हम किसी भी प्रकार के विशेष यानी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम विशेष कोई चंदा प्राप्त करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अलग खाता बना के उसको क्रिएट कर देते हैं और उसे बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अब बारी आती है हमारी प्रश्न 3 की। एक स्कूल यानी एक विद्यालय द्वारा वार्षिक उत्सव के लिए प्राप्त किया गया चंदा माना जाना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि अगर किसी भी विद्यालय में अगर आप एनुअल फंक्शन कर रहे हैं और वहाँ पे आपको किसी प्रकार का डोनेशन मिलता है तो आप ये समझ लीजिए कि वो स्पेसिफिक डोनेशन है। तो इसे हम क्या कर देंगे, पूंजीगत प्राप्ति इसको मानेंगे। तो इसका आंसर होगा ए। अब प्रश्न 4 की बारी आती है। निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति और भुगतान खाते में जाएंगे। यानी ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें आपको यह ढूंढना है इसमें से कौन से ऐसे मद हैं जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा। तो ये जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके होंगे कि रिसीट एंड पेमेंट में सिर्फ और सिर्फ नगद लेन देनों का लेखा किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आदत वेतन जो कि बकाया है, हरास जो कि प्रोविजन है, उपार्जित चंदा ये भी प्रोविजन है। तो यहाँ पे आंसर अपना होगा आजीवन सदस्यता शुल्क, सी 4 का सी। अब प्रश्न 5 की बारी आ रही है। प्राप्ति भुगतान खाता है तो यह प्राप्ति और भुगतान खाता यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किस चीज का सारांश है, किस चीज का समरी है, तो रोकड़ बही का। किसका, रोकड़ बही का। अर्थात हम सिर्फ और सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट में कैश की ही चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। पूंजी कोष की गणना की जाती है यानी पूंजी कैपिटल फंड की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। कैलकुलेशन इस प्रकार की जाती है जैसे मान के चलिए आपका टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, यानी एसेट्स ज्यादा होगा लायबिलिटीज कम होगा तो क्या होगा, आपका कैपिटल फंड होगा। चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे, तो यानी करेंट ईयर्स में आपको अगर एडवांस कोई चंदा प्राप्त होता है तो क्या कहलाएगा, दायित्व। क्योंकि एडवांस किसी प्रकार का होगा, अगर काम नहीं करते हैं एडवांस प्राप्त करते हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका पेमेंट करें, उसका कार्य करें, अर्थात यह लिएबिलिटीज के अंतर्गत आता है। 8 नंबर क्वेश्चन। गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन होते हैं। जैसा कि चर्चा हो चुकी है कि जो भी एनपीओ होते हैं वो अधिकांश नकद लेन देन ही करते हैं। अधिकांश, यहाँ पे विषय वस्तु अधिकांश यानी सामान्यता होता है तो नगद और उधार दोनों होता है, लेकिन यहाँ पर मेन फोकस किया गया है किस चीज की, तो अधिकांश की। सामान्यता की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर की जा रही है अधिकांश की। तो यह बात अधिकांश की हो रही है, इसलिए यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, ए नकद होगा। अब बारी आ रही है 9 का। क्वेश्चन 9। यदि नए सरदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो इसे हस्तांतरित किया जाएगा। यानी आपको यूँ समझ लेना चाहिए कि जैसे कोई नया सरदार आता है तो उसमें जो भी लाभ हानि का कोई भी शेष हो, या तो हानि हो या लाभ हो या कोई रिजर्व हो, तो उसको हम क्या कर देते हैं, तो पुराने सरदार के पूंजी खाते में हम क्या कर देते हैं, हस्तांतरण कर देते हैं। तो 9 का सी आंसर होगा। नाउ 10, क्वेश्चन नंबर 10। संपत्तियों एवं दायित्वों को उनके पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पुनः मूल्यांकित अर्थात रिवैल्यूड, नॉट रिवैल्यूड। तो हम इसे कहाँ दिखाएंगे, नए आर्थिक चिट्ठा में, नए आर्थिक चिट्ठा में शो करेंगे। क्योंकि जब हम संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होती है तो वृद्धि और कमी वाले रकम को हम लोग पुनर्मूल्यांकन खाते में दिखाते हैं, जबकि जब वो रिवैल्यूड हो जाता है, पुनर्मूल्यांकित हो जाता है, तो उस अमाउंट को हम नए आर्थिक चिट्ठा में दिखाते हैं। तो इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा 10 का ए। नाउ क्वेश्चन 11। यदि नया सरदार ख्याति की राशि नगद में लाता है
तथा ख्याति खाते में पहले से शेष विद्यमान हो तो ख्याति को पुराने साझेदारों में अपलिखित किया जाता है। यानी पुराने लाभ अलाभ अनुपात में। कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई नया साझेदार आता है और वो नगद ख्याति लाता है और साथ ही वो उस खाते में पहले से, उस कंपनी में पहले से भी गुडविल होगा, तो उस गुडविल को पुराने साझेदार पुराने लाभ लाभ अनुपात में बांट लेंगे। तो यहाँ पे 11 का बी आंसर होगा। नाउ 12, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है। किस लिए दी जाती है भाई? तो लाभ में हिस्सा पाने के लिए, क्योंकि पुराने साझेदार पहले से ही उस कंपनी में उस फॉर्म में काम कर चुके होते हैं और लाभ कमा रहे होते हैं। ठीक, जब नया साझेदार आता है तो उस लाभ में चले चलाए हुए फॉर्म में अगर उसको लाभ चाहिए तो उसके लिए एक्स्ट्रा अमाउंट लाना पड़ेगा, जिसे हम ख्याति के नाम से जानते हैं, और दूसरा नाम है प्रीमियम भी उसे हम कहते हैं। 13, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। कब की जाती है भाई? तो लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना हम जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर लेता है तब हम नए लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? लाभ प्राप्ति अनुपात का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो यहाँ पे नया अनुपात घटा पुराना अनुपात, यानी नए अनुपात में से पुराने अनुपात को घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? गेनिंग रेशियो प्राप्त हो जाएगी। हाँ जी। नेक्स्ट 14, साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है। यानी नए साझेदार, या जैसा कि हम जानते हैं कि साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन विभिन्न तरीकों से होते हैं और विभिन्न कारण से होते हैं, जैसे साझेदार के प्रवेश, अवकाश, मृत्यु, इस समय साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन होता है। उस दौरान क्या होता है? फॉर्म का पुनर्गठन के दौरान संपत्तियों के मूल्य में जो वृद्धि होती है तो उसका परिणाम क्या होता है? तो वर्तमान साझेदारों को लाभ होता है। जो उस समय साझेदार होते हैं उन्हें लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी तो अवश्य इस साझेदारों के लाभ में वृद्धि होगी। इस प्रकार 14 का ए आंसर होगा। नाउ 15, ख्याति एक संपत्ति है। यानी ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है? व्यर्थ की है? नहीं। मूर्त है? नहीं। यानी मूर्त मतलब आकार है उसका? नहीं। मूल्य रहित है? बिल्कुल नहीं। यानी वो बहुत ही मूल्यवान है, वैल्यूएबल है। तो इस प्रकार 15 का डी आंसर होगा। 16 नंबर, साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खुले जाते हैं? तो हमने ऑलरेडी चर्चा कर चुका है कि साझेदारों के पूंजी खाते दो प्रकार से रखे जाते हैं। एक होता है अस्थायी विधि और एक होता है परिवर्तनशील विधि। तो अस्थायी विधि में हम दो प्रकार के खाते रखते हैं और परिवर्तनशील में एक प्रकार के खाता रखते हैं। तो यहाँ पे पूंजी और चालू खाते दोनों खाते रखे जाते हैं जब हमारी साझेदारों की पूंजी अस्थायी होती है। इस प्रकार 16 का आंसर होगा डी। अब बात करते हैं 17 की। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रश्न को एकदम बेहतर तरीके से पढ़ना है और सावधानी पूर्वक पढ़ना है, क्योंकि नहीं, ये जो नहीं लिखा है ये आपका गेम खराब कर सकता है। इसलिए आप किसी भी सवाल को पूरा पढ़ें और शुद्ध और सही पढ़ें और समझने का प्रयास करें, उसके बाद ही आंसर दें। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। यानी साझेदारी संलेख के अभाव में वेतन पाने का अधिकार नहीं है, कमीशन पाने का अधिकार नहीं है, पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकार नहीं है। अर्थात ये तीनों में किसी का हक नहीं है जो उसे मिलेगा। अर्थात साझेदारों को इसमें से तीनों नहीं मिलेगा। कब? जब साझेदारी संलेख अनुपस्थित होगा तब। इस प्रकार 17 का आंसर डी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, साझेदार का फॉर्म से संबंध होता है। तो साझेदार का फॉर्म से कैसा संबंध होता है? तो वो स्वामी भी होता है और एजेंट भी होता है। यानी उस फॉर्म का वो ओनर भी होता है और साथ में क्या करता है? वो एज एन एजेंट काम करता है, यानी प्रतिनिधित्व भी करता है। इस प्रकार 18 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सामान्य साझेदारी फॉर्म में साझेदारों की संख्या हो सकती है अधिकतम 50 संख्या हो सकती है अधिकतम। इस प्रकार 19 का डी। नाउ क्वेश्चन 20, साझेदारी संलेख बनाना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि साझेदारी संलेख अनुबंध की बात नहीं हो रही है, संलेख की बात हो रही है, इसलिए ये ऐच्छिक होगा। और यहाँ पे एक और चीज हम आपको स्पष्ट कर दें, यदि साझेदारी समझौता होगा तो वहां पे अनिवार्य ही होगा, क्योंकि विदाउट एग्रीमेंट वी कैन नॉट थिंक अबाउट एनी पार्टनरशिप। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? तो संलेख की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐच्छिक ही होगा। अगर यहीं पे एग्रीमेंट होगा, समझौता होगा, अनुबंध होगा, तो क्या आंसर हो जाएगा अपना? अनिवार्य हो जाएगा।
तो इस प्रकार 20 का सी आंसर होगा। 21 साझेदारों का दायित्व तो होता है, तो जैसे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि साझेदारी हुआ, एकाकी व्यापार हुआ, उसमें जो सदस्यों और साझेदारों की जो दायित्व होती है असीमित होती है, असीमित अनलिमिटेड होती है। अर्थात अगर साझेदारी फॉर्म डूबती है तो उसमें पूंजी जो लगाया है साझेदार वो तो डूबेगा ही, साथ में उसको घर से भी कुछ ना कुछ पेमेंट करने होंगे। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 20 की। 22 बीमा पॉलिसी के समर्पित मूल्य से अर्थ उस मूल्य से है जो पॉलिसी की देय तिथि से पूर्व प्राप्त हो सकता हो, यानी सी अर्थात समर्पण मूल्य, सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू का मतलब ही होता है अपने आप को सरेंडर कर देना, यानी अब आपसे वो बीमा पॉलिसी नहीं चल पा रही है तो आप क्या कर पाएंगे, उसको आप सरेंडर कर देंगे और उसका जो वैल्यू प्राप्त होगा वो आपका सरेंडर वैल्यू कहलाएगा। तो वही बोला है कि समर्पित मूल्य से क्या अर्थ है, तो जो पॉलिसी के देय तिथि से पूर्व प्राप्त हो सकता हो उसे हम क्या कहेंगे, सरेंडर वैल्यू कहेंगे। इस प्रकार 22 का सी आंसर होगा। अब हम बात कर रहे हैं 23 की। 23 साझेदार का अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की राशि किसके पूंजी खाते में क्रेडिट की जाती है, यानी जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो जो भी ख्याति का वैल्यूएशन होता है वो सभी साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो उस समय तक जो गुडविल का वैल्यू होता है वो सभी साझेदार बांट लेते हैं और उसमें जो अवकाश ग्रहण करता है अपना हिस्सा लेकर चला जाता है। इस प्रकार 23 का आंसर सी होगा। अब बारी आती है 24 की। साझेदारी अधिनियम प्रावधान करता है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार द्वारा छोड़े गए उसके पूंजी पर ब्याज मिलना चाहिए, यानी जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है और वो अपना पूंजी छोड़ दे रहा है तो उस पूंजी पर क्या ब्याज मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन है 5, 6, बैंक दर 8%, तो हम यहाँ पे आंसर लगाएंगे 6%, यानी 24 का बी। 25 पुनर्मूल्यांकन खाते में क्रेडिट पक्ष के डेबिट पक्ष पर आधिक्य को कहते हैं, यानी क्रेडिट पक्ष का आधिक्य जो होगा डेबिट पक्ष पर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, लाभ कहेंगे। ऐसे भी हम लोग जानते हैं जब क्रेडिट ज्यादा होता है डेबिट कम होता है तो लाभ ही होता है, अर्थात डेबिट पक्ष खर्च होते हैं, क्रेडिट पक्ष आमदनी के पक्ष होते हैं। इस प्रकार हम 25 का ए आंसर शो कर सकते हैं। 26 विशेष अनुमति को छोड़कर समता अंशों पर अधिकतम छूट दी जा सकती है, अर्थात हम कितना परसेंट छूट दे सकते हैं, तो अधिकतम 10% हम छूट दे सकते हैं, अधिकतम 10% छूट हम दे सकते हैं, यानी 26 का आपका आंसर हो जाएगा बी। 26 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 26 का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए 27 अदत्त याचनाओं की राशि, अदत्त याचनाओं की राशि यानी जो कॉल्स इन एरियर होते हैं वो क्या किए जाते हैं, तो अंश पूंजी में से घटाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, अंश पूंजी में से घटाए जाते हैं, अंश पूंजी में से घटाए जाते हैं, अर्थात कहने करते हैं जो मांग की गई है उसमें से पैसा नहीं मिल रहा है तो अवश्य ही अंश पूंजी में से घटा दिए जाएंगे। अब नाउ 28 अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है, यानी अंशों का हरण करते हैं तो क्या घट जाती है, चुकता पूंजी घट जाती है, चुकता पूंजी कम हो जाती है। नाउ क्वेश्चन 29 हरण किए गए अंशों को पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है, यानी आप जब किसी अंश को फोरफीचर कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, तो उसको पुनः जब री इश्यू करते हैं तो उस पर आप जो छूट देते हैं, जो आप उसको छूट देते हैं उसको हम कौन सा खाते में ट्रांसफर करते हैं या डेबिट करते हैं, तो अंश हरण खाते में, अंश हरण खाते में। इस प्रकार 29 का आंसर बी होगा। नाउ क्वेश्चन 30 कंपनी के लिए अधिमूल्य पर ऋण पत्र का निर्गमन है, यानी जैसा कि चर्चा हो चुकी है कि कंपनी अपने अंशों को मुख्यतः 2 प्रकार से और सामान्यतः 3 प्रकार से अंशों को निर्गमन कर सकते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार अर्थात सममूल्य पर और प्रीमियम पर, और सामान्यतः सममूल्य और प्रीमियम और साथ में ही छूट पर। तो आजकल जो नया एक्ट आया है उसके अनुसार छूट पे इश्यू नहीं किए जा रहे हैं, 2 ही तरीके से इश्यू किए जा रहे हैं। लेकिन प्रश्न आता है अगर एग्जाम में कि कंपनी अपने अंशों को किन तरीकों से जारी करती है, तो आपको तीनों लिखना है, सममूल्य, प्रीमियम और छूट पर। तो कंपनी के लिए अधिमूल्य पर ऋण पत्र का निर्गमन है
ये क्या हो जाएगा, पूंजीगत लाभ, यानी लाभ हो रहा है, यानी जितना मूल्य है उससे ज्यादा पे इशू करें तो अवश्य ही लाभ होगा। ठीक इसके विपरीत यहाँ पे 31 क्वेश्चन है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिया जाने वाला बट्टा किस प्रकृति का होता है। अगर प्रीमियम पर जारी करते हैं तो पूंजी लाभ है, तो अवश्य ही अगर हम बट्टा पे जारी करेंगे तो क्या कहलाएगा, पूंजीगत हानि कहलाएगा। इस प्रकार 31 का आंसर बी होगा। नाउ क्वेश्चन 32, कंपनी के समापन पर ऋण पत्रों के मूलधन की वापसी की जाती है, तो समता अंश पूंजी के पहले यानी समता अंश पूंजी देने के पूर्व हमें कंपनी के ऋण पत्रों का मूलधन की वापसी किया जाना होता है। इस पर 32 का आंसर सी होगा। 33 बहुत ही प्यारा और बहुत ही बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ऋण पत्रधारी को मिलता है, क्या मिलता है भाई, ब्याज मिलता है, यानी लाभांश किसको मिलता है, फिर अंशधारी को मिलता है, ऋण पत्रधारी को क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। इस प्रकार 33 का आंसर बी होगा। नाउ क्वेश्चन 34 वेरी इंपॉर्टेंट, सेबी द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार परिवर्तनशील ऋण पत्रों की अवस्था में ऋण पत्रों के शोधन से पूर्व ऋण पत्रों की राशि का कितने प्रतिशत ऋण पत्र शोधन संचय बनाने के लिए आवश्यक है, यानी कितना % आप रिजर्व बना सकते हो, तो 50% आपको रिजर्व बनाना होता है अकॉर्डिंग टू सेबी डायरेक्शन। इस प्रकार 34 का आंसर बी होगा। 35 क्वेश्चन 35, ऋण पत्रों के शोधन पर लाभ को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है, यानी आप ऋण पत्र का जो शोधन करते हैं, रिडिम्पशन करते हैं, उसका जो लाभ होता है उसकी किस खाते में ट्रांसफर करते हैं, तो पूंजी संचय खाता में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। इस प्रकार 35 का आंसर ए होगा। नाउ 36, स्वयं के ऋण पत्रों को रद्द होने से होने वाला लाभ कौन सा लाभ कहलाता है, तो भाई साहब पूंजीगत लाभ कहलाता है। क्या कौन सा लाभ कहलाता है, पूंजीगत लाभ। इस प्रकार 36 का आंसर बी होगा। 37, निम्न में से कौन सी वसूली का लाभ हानि सही है, यदि संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि 50,000 है, कुल संपत्तियां 60,000 है, कुल दायित्व 20,000 है, वसूली खर्च 2,000 है, तो क्या होगा। अर्थात हमें क्या कर लेनी है, बिक्री से प्राप्त राशि 50,000 और कुल संपत्तियां 60,000 और कुल दायित्व 20,000। तो हमें क्या करना होता है, जैसा कि आप जान चुके हैं वसूली अकाउंट बनाते हैं तो 60,000 आपको डेबिट करने होते हैं और कुल दायित्व क्रेडिट करने होते हैं। तो बाएं तरफ यानी डेबिट साइड में 60,000 हो गया, क्रेडिट साइड में 20,000 हो गया और प्राप्ति होती है 50,000। तो हमें क्या प्राप्त होती है, रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग क्रेडिट कर देते हैं, तो 6, 5, 11 1,10,000 हो गया, 1,10,000 फिर आपका हो गया ये। इस तरह हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 12,000 रुपये की हानि होगी, यानी 12,000 रुपये की हानि होगी, जो 37 का बी आंसर होगा। विविध लेनदार 8,000 थे, 5% छूट पर भुगतान किया गया, तो इसका 5% निकाल देंगे तो 8 5 40 यानी 400, यानी 7600 से हमें क्या करना होगा, डेबिट करना वसूली खाते को। इस प्रकार 38 का आंसर हो जाएगा बी। 39, फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट से इसका भुगतान किया जाता है। साझेदारों को किया जाता है, किसको किया जाता है, साझेदारों को, यानी यहीं पे विघटन है और यहीं पे मृत्यु होता तो उसमें हम किसको देते हैं, एक्सक्यूटर को देते, न फर्म को, न पत्नी को, न साझेदार को, किसको देते, एक्सक्यूटर को। लेकिन यहाँ पे फर्म का विघटन हो रहा है और साझेदारों के पूंजी खाते का क्रेडिट से जो बच रहा है वो पैसा कौन लेगा, साझेदारों को दिया जाएगा। इस प्रकार 39 का आंसर ए होगा। फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं, किसके द्वारा बंद किए जाते हैं, बैंक अकाउंट के द्वारा। किसके द्वारा, बैंक अकाउंट के द्वारा। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी आप कैश अकाउंट बनाकर भी फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते बंद कर सकते हैं। यानी फर्म के विघटन के समय मुख्यतः हमें 4 अकाउंट खोलने होते हैं। पहला हो जाता है आपका रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा हो जाता है लोन अकाउंट, तीसरा हो जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और चौथा होता है बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, जिसके माध्यम से सारे खातों को हम बंद किए करते हैं। इस प्रकार हमने देखा फ्रेंड्स कि हमने 40 क्वेश्चन हमने सॉर्ट आउट किए थे और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको अवश्य ही देखें और पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस प्रकार का और वीडियो आपके सामने ला सकूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो का अवश्य ही आप लाइक करें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा।